हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अब जो प्लांट किंगडम है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है एल्गी, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग सोर्स के बेस पे किया गया। तो पहला जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था इट वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन से होते हैं कि जो प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है, उसका हैबिटेट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी लीव्स का शेप कैसा है। तो ये जो है ये हमारा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए थे, जिसके अंदर आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरा आता है इसका सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ लिमिटेशन थे इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर। लिमिटेशंस में क्या आते हैं कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होता है वो क्लाइमेट कंडीशन की वजह से इजीली अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सेकेंड जो आता है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था इट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। जितनी भी नेचुरल एफिनिटीज होती हैं इसके ऊपर ये बेस्ड था। नेचुरल एफिनिटीज का मतलब होता है ओवरऑल सिमिलैरिटीज जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर ऑफ प्लांट एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ प्लांट दोनों को ही कंसीडर किया गया था। अब इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या यूज करते हैं? पहला तो है स्ट्रक्चर, प्लांट का स्ट्रक्चर एज वेल एज उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में। फिर एनाटॉमी ऑफ प्लांट, देन दे यूज एम्ब्रियोलॉजी, जो प्लांट है उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कैसी होती है उसके बेस पे। और फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? केमिकल कंपाउंड्स जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। देन ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था इट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर। थर्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है वो आता है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था इट वाज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो एवोल्यूशन हुआ था उसके बेस पे ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन। ओके, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय फॉसिल एविडेंस। जैसे जैसे फॉसिल मिलते गए वैसे वैसे इस क्लासिफिकेशन को करते गए ये। इसमें की आइडिया क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सॉन को बिलोंग करते हैं उनके जो एंसेस्टर होंगे वो कॉमन होंगे। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो भी प्लांट हैं अगर वो एक ही टेक्सॉन के अंदर आते हैं दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि उनके एंसेस्टर जो होंगे वो कॉमन होंगे। ये तो हमारा वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया जिसके अंदर आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कुछ अदर सोर्सेज भी थे जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, अदर सोर्स में सबसे पहला आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या किया गया है, इसमें कंप्यूटर्स यूज किए गए क्लासिफिकेशन करने के लिए। कंप्यूटर कैसे यूज किए? इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जितने कैरेक्टर्स जो दिखाई देते हैं प्लांट्स में, उन सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने नंबर्स और कोड्स दे दिए। ठीक है, नंबर्स और कोड्स देने के बाद में उन्होंने क्या किया, इस डेटा को मैथमेटिकली प्रोसेस कर लिया। डेटा मैथ्स के फॉर्म में उन्होंने अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख दिया। अब इस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? जितने भी कैरेक्टर एक प्लांट में पाए जाते हैं उन हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। फर्स्ट तो यही हो गया। फिर दूसरी बात, इस कंप्यूटर के डेटा के थ्रू हम इन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो था उसको एनालाइज कर पाए, उसको ऑब्जर्व कर पाए। ठीक, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्यूटर के थ्रू क्लासिफिकेशन सिस्टम किया। जितने भी कैरेक्टर्स जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को कोड्स और नंबर दे दिए और उसको फिर कंप्यूटर में स्टोर करके रख दिया। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या किया, इन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेस ऑफ साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटो मीन सेल, सेल के अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है सेल के अंदर? सबसे पहले क्रोमोसोम का नंबर, कितने क्रोमोसोम है, उनका नंबर कैसा है। फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम छोटा है, बड़ा है, उसके बेस पर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें हम तो जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनमें लार्ज क्रोमोसोम होता है कंपेयर टू वुडी प्लांट। ठीक है, जितने भी हर्ब्स वाले होंगे उनमें कैसा होगा, क्रोमोसोम बड़ा होगा। वो छोटे होते हैं लेकिन उनका क्रोमोसोम बड़ा होगा। वुडी प्लांट जो बड़े होते हैं उनमें क्रोमोसोम छोटा पाया जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें टाइप जो सिस्टम था वो था कीमोटेक्सोनॉमी। जैसे कि इसका नाम है कीमो। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल, यानी प्लांट के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे, जो केमिकल प्लांट में पाए जाते हैं, उसके बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अब जो केमिकल्स है उसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा अमीनो एसिड्स, देन प्रोटीन्स, फिर सेकेंडरी कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह। ये केमिकल्स हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब फीचर्स क्या थे इसमें कि केमिकल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड डू नॉट चेंज इजीली, आसानी से चेंज नहीं होते हैं, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन करना जो था वो ईजी था और ये ज़्यादातर एक्सेप्टेड था। फिर इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग प्लांट्स।
एप्लीकेशंस देखें, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो एंशियंट मेडिकल मेंस होते थे, जो डॉक्टर्स होते थे पुराने एंशियंट जमाने के, वो क्या करते थे, वो प्लांट को उनके फ्रेगनेंस के बेस पे और उनके टेस्ट के बेस पे आइडेंटिफाई करते थे और उसको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे। क्यों? क्योंकि वो और आज भी होता है यही। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि केमिकल्स जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं प्लांट के अंदर। ओके, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या दिया, दिस इज द समरी ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने 3 तरह का देखा, पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, देन नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे था, जिसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो थे वो ऑब्जर्व किए गए इसमें। ठीक है, ये सिंपल था लेकिन रिलायबल नहीं था, तो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। देन नेचुरल क्लासिफिकेशन में नेचुरल एफिनिटीज यानी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो थे, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइलोटैक्सी, फाइटोकेमिस्ट्री, इसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया। थर्ड जो था वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था, इट वाज ऑन द बेस्ड ऑफ द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी जो उनके कॉमन एंसेस्टर थे उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे ही क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे सबसे पहले थैलाफाइटा आता है, थैलाफाइटा और थोड़ा एडवांस हुआ, फिर ब्रायोफाइटा, फिर थोड़ा सा और एडवांस हुआ टेरिडोफाइटा, देन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे ही इसको कैरेक्टराइज किया गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गी। अब जो एल्गी है, सबको पता है काई इज कॉल्ड एज एल्गी। एल्गी जो है इसकी बॉडी सिंपल होती है, थैलॉइड होती है और ऑटोट्रॉफिक है। थैलॉइड मतलब थैलस लाइक बॉडी। थैलस कैसे, थैला होता है ना, थैला जिसके बिना हैंडल वाला थैला, ठीक है, थैला ना तो उसमें हैंडल होता है कुछ नहीं, बस जस्ट अ बॉडी, तो थैलस लाइक, ना तो इसमें स्टेम है, ना रूट है, ना लीफ है, इसलिए इसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। ओके, फाइटा मीन्स प्लांट, थैला मीन्स थैलस लाइक, थैले जैसा। ओके, नाउ इसमें कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं एल्गी के। सबसे पहला है एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है, ग्रीन कलर की होती है, आपने सबने देखा है काई जो है मोस्टली ग्रीन कलर की पाई जाती है, कॉमन एल्गी जो आपने ऑब्जर्व करी होगी। ग्रीन कलर की क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, तो एल्गी इज क्लोरोफिल बियरिंग। देन अब क्लोरोफिल है तो कॉमन सी बात है कि फोटोसिंथेसिस करेगी, तो वो कैसी है, इट इज ऑटोट्रॉफिक यानी मेक देयर ओन फूड। बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल है, थैलॉइड है, थैलॉइड मतलब थैलस लाइक यानी कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, ना आपको रूट दिखाई देगा, ना स्टेम दिखाई देगा, ना इसमें आपको लीफ दिखाई देगा। फिर अब क्योंकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना पड़ता है इसको, दैट मीन्स कि ये मोस्टली यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल भी होती है, कॉलोनीज में रहती है, और कुछ एल्गीज जो होती हैं वो फिलामेंटस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल केल्प, अगर आप केल्प देखेंगे फिलामेंटस से काफी लंबी होती है और उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती। देन हैबिटेट अगर देखें कहाँ पाई जाती है, इट इज मोस्टली एक्वेटिक, पानी की ही होती है, पानी में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? फ्रेश वाटर में भी पाई जाएगी एज वेल एज मेराइन वाटर ऑल्सो। देन जब मोस्टली ये फाउंड होती है मॉइस्ट जगह पर जहाँ पे नमी होती है, सॉइल में, और साथ ही में रॉक्स में और ट्री ट्रंक में, लेकिन नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। देन इट ऑल्सो लिव इन सिम्बायोसिस विथ फंगस। एल्गी फंगस के साथ में जब मिलकर रहती है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा, यानी वो उसको बेनिफिट पहुंचा रही है, उसके साथ फोटोसिंथेसिस करके उसको न्यूट्रिशन दे रही है, फंगस उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इस तरीके से भी पाई जाती है। साइज देखें एल्गी का, तो एल्गी जो होती है इट इज फाउंड इन डिफरेंट साइज फॉर्म, जैसे कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाली एल्गी, एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास। देन कॉलोनियल के फॉर्म में भी पाई जाती है, कॉलोनीज के फॉर्म में, एग्जाम्पल इज वॉल्वॉक्स, ये जो वॉल्वॉक्स ये आपको कॉलोनीज दिखाई दे रही है पूरी। देन फिलामेंटस, फिलामेंट्स के फॉर्म में पाई जाएगी, एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगायरा। देन लार्ज प्लांट बॉडी, बड़े प्लांट बॉडी के फॉर्म में भी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पल इज स्केल्प। समुद्र के अंदर आपने बहुत लंबी लंबी पत्तियां तैरती हुई देखी होंगी, जिसको केल्प कहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है, एसेक्सुअली भी करता है, और वेजिटेटिव तरीके से भी रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाउ इफ द रिप्रोडक्शन इज बाय वेजिटेटिव मीन, अगर वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कैसे करेगा? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी डिवाइड होती है फ्रेगमेंट में, और हर फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट बना लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन जो है, बाय फ्रेगमेंटेशन क्या बना लेगा? थैलस बना लेगा, थैलस के फ्रेगमेंटेशन से ये फॉर्म कर लेगा प्लांट। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो किसके थ्रू होगा? बाय स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू होगा। जो स्पोर्स होते हैं उसको हम जू स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, कुछ स्पोर्स जो होंगे वो मोटाइल होते हैं विथ फ्लैजिला, मोटाइल्स यानी मूव कर सकेंगे स्पोर्स, और उनमें फ्लैजिला पाए जाएंगे जो उनको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। फिर ये क्या करते हैं, स्पोर्स मूव करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और नया प्लांट प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? कॉमन सी बात है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के साथ में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट
इसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो किस तरीके से होगा? टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर गैमेट्स जो है ये सिमिलर है साइज में और शेप में, यानी एक जैसे हैं, साइज भी सेम है उनका और शेप भी एक जैसा है, तब हम इस तरह के गैमेट्स को आइसोगैमी या आइसोगैमस बोलते हैं। आइसो मीन्स सेम, ओके, आइसोगैमस। जैसे कि इसमें आपको देख रखे हैं मेल और फीमेल दोनों गैमेट जो है उनका शेप एक जैसा है और उनका साइज भी सेम है। देन दूसरा होता है एनिसोगैमस। एनिसोगैमस में क्या होता है? गैमेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, शेप और साइज के होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक गैमेट जो है वो बड़ा है, गैमेट जो है वो छोटा है, इसको हम क्या कहते हैं? एनिसो। एनिसो मीन्स डिफरेंट, ओके। देन थर्ड इज ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है और इट इज नॉन मोटाइल। जैसे ह्यूमन में होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट जो है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, सेम इसी में। और रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जब दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, चाहे वो आइसो हो, चाहे एनिसो हो, चाहे ऊगैमस हो। जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तब क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाएंगे और इस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करेंगे। अब कुछ यूजेस हैं एल्गी के। एल्गी इज वेरी यूजफुल फॉर अस। अब यूजेस ऑफ एल्गी में, ठीक है, अब इसके अलग अलग यूजेस हैं। पहला देखते हैं एनवायरमेंटल यूज। एनवायरमेंटल यूज देखें तो एल्गी जो होती है वो फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करता है ऑक्सीजन को। हमारे वर्ल्ड का, हमारी जो अर्थ है उसका काफी लार्ज अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन करता है और ऑक्सीजन को ये रिलीज करता है। दूसरा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एल्गी पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। सो इट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। देन ये क्या करता है? ये इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो कॉमन सी बात है, ये क्या कर रहा है? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसका कंटेंट उसको इंक्रीज कर दे रहा है। फिर यूजेस ऑफ अदर यूजेस ऑफ एल्गी में आता है फूड एंड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में क्या करता है? ये एगार, ठीक है, एगार इट इज अ काइंड ऑफ एग्रोज जेल, ये एगार के फॉर्म में मिलता है, ये एल्गी से फॉर्म होता है। ये यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में टिश्यू कल्चर के लिए, उसके बाद में अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है उसके लिए यूज होता है। आइसक्रीम में यूज होता है, जेलीज में ये बेस बनाता है, ठीक है ना, जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है, बेस बनाता है, जिसके ऊपर या तो हम माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए प्लांट ग्रो करवाते हैं, या फिर आइसक्रीम और जेली बनाते हैं। देन एल्गिन और कैराजिन। एल्गिन और कैराजिन जो है ये यूज्ड होता है एज अ थिकनर एंड स्टेबलाइजर इन फूड। फूड में थिकनिंग के लिए और स्टेबलाइजर के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन सा? एल्गिन और कैराजिन। इट इज काइंड ऑफ एल्गी। देन मेडिसिन में भी यूज होता है और कॉस्मेटिक में भी। ये बेस प्रोवाइड करता है तो ये हर जगह यूज होता है। फूड में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है और कॉस्मेटिक में भी यूज होता है। देन इसका कुछ स्पेशल यूज भी है एल्गी का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोलेरा जो होते हैं दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन और ये यूज होते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। इनको फूड सप्लीमेंट भी का SCP सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है इनको, और ये फूड सप्लीमेंट के लिए यूज होते हैं। काफी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें पाया जाता है। और साथ ही में इट इज यूज इन स्पेस मिशन एज फूड एज टू रिसाइकल, और ये स्पेस में भी एज अ फूड यूज होता है। ओके